हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। इस चैनल पर 11th क्लास के स्पेशल वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर है बच्चों वो 2 चल रहा है, यानी सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं। और रेडियो सक्रियता के बाद जैसे अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणों की खोज किस प्रकार से हुई, रेडियो सक्रियता की खोज कैसे हुई, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहते हैं, ये सब कहाँ से आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बना करता है बच्चों, रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहते हैं। या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आपका जो अल्फा किरण है, अल्फा किरण, ठीक है, और आपका बीटा किरण है और आपका गामा किरण, ये गामा किरण, इसकी तुलना करनी है। या क्वेश्चन बन जाता है अल्फा, बीटा और गामा किरण में अंतर लिखिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएगी बच्चों, अन्यथा यदि आप बीच में सोच कर चले जाएंगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले बात समझिए, रेडियो सक्रिय है क्या, रेडियो सक्रियता क्या कहलाता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे कुछ विकिरण स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की जो क्रिया है वो रेडियो सक्रियता कहलाती है। जैसे हमारे पास प्लेटिनम का ही पदार्थ है, यूरेनियम का ही पदार्थ है, और उसे यदि हम कहीं पे रख देंगे तो उससे जो किरणें हैं स्वतः निकलती रहती है, तो उस पदार्थ को हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। और उस पदार्थ से किरणें जो निकलती है उसकी परिघटना को या उसकी क्रिया को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा अत्यधिक सक्रिय विकिरणों का स्वतः उत्सर्जित होने की क्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक पात्र दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पर पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट अर्थात यूरेनियम का एक लवण दिख रहा है। पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, जिसका ही यहाँ पर प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। और इससे अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण स्वतः ही उत्सर्जित होती है, इसमें कोई प्रसार नहीं दिया जाता, इसको केवल रख दिया गया। तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहेंगे, जिससे कुछ विकिरणें स्वतः निकलती रहती है, उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और उस पदार्थ से सक्रिय विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन या निकलना रेडियो सक्रियता कहलाता है। अब इसकी खोज कैसे हुई बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, तो ये माना गया कि कोई भी कण है वो आवेशित है तो कहीं ना कहीं वो और सूक्ष्म कणों में विभाजित हो सकता है, माना गया। इसी का प्रयोग कर रहे थे हमारे हेनरी बैकरल साहब सन 1896 में। कब बच्चों, सन 1896 में अपने प्रयोग में इन्होंने पहले सोचा कि एक विसर्जन नली में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो सकती है, यहाँ पर निर्वात कांच का ट्यूब ले लो या इसमें कुछ गैस भर दो और इसमें कैथोड और एनोड लगा करके उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगा दो। फिर देखो कि यहाँ पे जो कण है, कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं, जिसे हम भाई साहब कहते क्या हैं, कैथोड किरणें, जिससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और यदि ज़्यादा देर तक यदि आप ऐसा करते रहोगे तो फिर से एक ऐसा भी किरण मिलता है कि कुछ किरण एनोड से भी निकल करके कैथोड की ओर चलती हैं, जिसे हम एनोड किरणें कहते हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन करके हमारे बैकरल साहब आए, बोले यार जब हम ये तो जानते हैं कि किसी भी कण की बात करें वो आवेशित होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये आवेशित जो कण है कहीं ना कहीं और पुनः रूप से टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। और इन्हें बिखरने के लिए फिर कहा भैया हम तो एक और प्रयोग करेंगे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1896 में जो हमारे हेनरी बैकरल हैं, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि यूरेनियम का एक लवण लिया। अब जैसा ये पात्र बनाया है, लेकिन मैं फिर से एक अलग से पात्र बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उन्होंने एक पात्र कुछ इस प्रकार से लिया बच्चों, एक मैं देखिएगा बिना स्केल की सहायता से यहाँ पे पात्र बना दूंगा, थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों, एक पात्र लिया, यहाँ पे एक पात्र है और इस पात्र में आप लोग भी हमारे जैसे डायग्राम आप बनाओगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। आप एग्जाम में, कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में बिल्कुल रूबरू डायग्राम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डायग्राम का मतलब ये है कि वो उस चीज़ को प्रदर्शित करे
जिस चीज को आप बताना चाहते हैं। भाई मानव का शरीर जिस प्रकार से है आप कॉपी में रूबरू तो नहीं बना सकते, केवल काल्पनिक रूप से उस चीज को बनाया जाता है। तो ये हमारा एक पात्र है, ठीक है, लेड ब्लॉक जिसे कहा जाता है, इसे बोला जाता है लेड ब्लॉक। अब इस लेड ब्लॉक मतलब शीशे का ही एक ब्लॉक है, इसमें यूरेनियम का एक लवड़ लिया गया, यूरेनियम का लवड़ ले लिए, ये देखो, ठीक है, ये यूरेनियम का लवड़ है जिसका नाम है बच्चों यूरेनियम पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। और इसको जब रखा और अपने प्रयोग में देखा कि इससे भाई कुछ किरणें तो निकल रही हैं धीरे धीरे, और इससे जो किरणें उत्सर्जित हो रही हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। तब इन्होंने कहा कि मान लो यहाँ से किरणें निकल रही है, तब भैया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, एक यहाँ पर एक ऋणात्मक प्लेट रख दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया मतलब ऋणात्मक प्लेट लगा दिया, यहाँ पे ऋणात्मक प्लेट लगाया मतलब ऋणावेश, और इधर इन्होंने धनात्मक प्लेट लगा दी कि भाई यहाँ पर हम धनात्मक प्लेट लगा देते हैं, तो ये आपका धनात्मक भाग हो गया। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई साहब उन्होंने सीधा फंडा की एक लेड ब्लॉक लिया और इसमें यूरेनियम का लवड़ पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट लिया और इस पर कार्य किया और देखा कि भाई इससे स्वतः ही किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, लेकिन उत्सर्जित होकर के जा कहाँ रही हैं। तब बोले भैया ये तो अपने आप पहले स्वतंत्र है। अब इनको सोचा कि भाई इनको अलग अलग किया जाए, तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जिधर ये उत्सर्जित हो रहे हैं विकिरण। तो कुछ विकिरण क्या हुई कि धनावेशित प्लेट की ओर, जैसे यहाँ से आपकी विकिरण निकल रही है और धनावेशित प्लेट की ओर चली गई, ठीक है। कुछ विकिरण यहाँ से निकल करके ऋणावेशित प्लेट की ओर आ गई, ठीक है। कुछ विकिरण कहाँ चली गई, ऋणावेशित प्लेट की ओर, और कुछ विकिरण जो है सीधी चली गई। मतलब जो सीधी गई तो बच्चों इस पर कोई आवेश नहीं रहा होगा, ये तो क्लियर है। और जो धनावेशित मतलब धनावेशित भाग की ओर गया तो कहीं ना कहीं वो ऋणावेशित किरण होगा। तो ये माना गया कि जो धनावेशित प्लेट की ओर गया मतलब ये ऋणावेशित किरणें हैं, ऋणावेशित किरणें, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से इन्होंने तथ्यों की खोज की कि ऋणावेशित किरणें हो गई। जो ऋणावेशित प्लेट की ओर आगे बच्चों वो धनावेशित किरणें हैं, यानी धन आवेश से आवेशित किरणें हैं, ठीक है। और इनका फिर नामांकन किया गया और कुछ किरणें जो बिल्कुल विक्षेपित नहीं हुई वो उदासीन है, जिसको हम उदासीन कह देते हैं। फिर एक यहाँ पर प्लेट लगा दिया गया कि भाई ये किरणें ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर प्लेट हमने लगा दी, ठीक। तो ये इनका पूरा प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि उन्होंने क्या किया बच्चों, सीधा सा फंडा है, एक लेड ब्लॉक ले ली और लेड ब्लॉक में एक रेडियो सक्रिय पदार्थ लिया और प्रयोग में देखा कि इससे किरणें निकल रही हैं। तब इन्होंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इन्होंने ये देखा कि भाई कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर जा रही हैं, अर्थात उस पर ऋणावेश होगा, जिनका नाम दे दिया गया बीटा किरण। जिनका नाम दे दिया गया बच्चों क्या, बीटा किरण। कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रही मतलब वो धनावेशित किरणें होंगी, इन्हीं को दे दिया गया अल्फा किरण। क्या दे दिया गया, अल्फा किरण। और बच्चों जो बिल्कुल उदासीन है, जो आपका उदासीन है, जो कहीं विक्षेपित नहीं हो रहा है, उसका नाम दे दिया गया, उसको बोला गया कि भाई ये गामा किरण है। इस तरीके से उनका नाम दे दिया गया, तो ये क्या है, गामा किरण। अब नाम अल्फा बीटा गामा ही क्यों रखा गया, तो भाई कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम कुछ नहीं रहता है, लेकिन जैसे वो पैदा होता है तो उसका नामांकन हम कर लेते हैं। ऐसे पहले इन किरणों की खोज नहीं हुई थी। हमारे हेनरल बैकरल साहब आए, बोले भाई साहब हम इनका नामांकन करते हैं कि जो धनावेशित प्लेट की ओर गया उसे बीटा किरण कह दिए, जो ऋणावेशित प्लेट की ओर गया उसे हम अल्फा किरण कह दिए, और जो उदासीन है उसे गामा किरण कह दिए। इस प्रकार से इनकी खोज हो गई। और यहाँ पर अब आप लोग समझ गए हो कि रेडियो सक्रियता है क्या। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से सक्रिय विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है। और जिस पदार्थ से रेडियो विकिरण निकलते हैं उसे हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। अब ये तीनों जो किरण है अल्फा बीटा गामा किरण, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस तैयार करना है, क्योंकि यही चीज तो महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक। तो फिलहाल यदि मैं इनमें से एक एक समानता बोलूं कि आप लोग फटाफट बता दो, तो आप तो इतना कह सकते हो बच्चों कि जो अल्फा किरण है वो धनावेशित है, मतलब इसमें कौन सा चार्ज है बच्चों, वो आपका धन है, ठीक है।
और ये जो बीटा किरण है इस पर ऋण है, इसलिए वो धन की ओर गया था। और ये जो आपका गामा किरण ये उदासीन है। तो फिलहाल एक एक अंतर तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब भाई इनका जो डिफरेंस है भाई तो वो तो तैयार करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई ऐसा कोई ट्रिक है कि आप लोग मतलब ट्रिक याद कर लो तो याद हो जाएगा। जैसे ये माना गया कि जो अल्फा किरण होते हैं बच्चों, अल्फा किरण की बात की गई कि अल्फा किरण या अल्फा कण बनते कहाँ से हैं, वो हीलियम के नाभिक को माना गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसका द्रव्यमान 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा किरण है या अल्फा कण जिसे बोलेंगे वो हीलियम का एक परमाणु है, तो आपका अल्फा कण कहलाएगा। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो ये 4 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग। और बीटा किरण को माना गया इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पर -1 है और इस पर जो द्रव्यमान है बिल्कुल 0 है। और गामा किरण को माना गया कि इसका ना तो कोई क्रमांक है ना तो इसका कोई द्रव्यमान है। इस प्रकार से इसका संकेत माना गया, इस प्रकार से संकेत माना गया बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल इसको लिखना कैसे, ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे तैयार करना। डायग्राम आपने समझ ही लिया कि सन 1896 फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेल जब यूरेनियम के लवण पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इस लवण से कुछ उच्च सक्रिय विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। इनके अतिरिक्त ये विकिरण गैसों को आयनित कर देते हैं और कुछ ठोस पदार्थों को भेद कर देते हैं तथा कुछ पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। इन विकिरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण कहा गया और ऐसे पदार्थों को जिनमें से विकिरण निकलते हैं उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा गया। यदि इसको लेड ब्लॉक में रख करके गुजारा गया तो देखा गया भाई साहब कि इससे 3 विकिरण निकलते हैं। एक अल्फा किरण, वो एक किरण जो विद्युत के ऋणात्मक प्लेट की ओर जाती हैं, ठीक है, उन्हें अल्फा किरण कहा गया। जो धनावेशित प्लेट की ओर जाते हैं उन्हें बीटा किरण कहा गया। जो प्रभावित नहीं होते हैं वो जो सीधे चल जाते हैं उन्हें गामा किरण कहा गया। ठीक है, ये चीज इस प्रकार से आप देखो 1-2 मिनट में सब कंप्लीट है, लेकिन आप जब डीप में समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर आपका बच्चों आपको ये तो क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा किरण की बात करता हूँ तो अल्फा का मैंने कहा हीलियम है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके 2 इकाई भाग से मिलकर बना होगा, यानी 2 धनात्मक इकाई आवेश होगा। बीटा कण ये इलेक्ट्रॉन -1 है और इसका 0 है। और गामा है बच्चों, ये गामा है 0 है। तो आवेश और द्रव्यमान की यदि बात की जाए तो इसमें 2 आवेश होगा, इसमें 1, इसमें कोई आवेश नहीं है। इसका द्रव्यमान आपका 4 है, इसका द्रव्यमान 0, इसका द्रव्यमान 0 है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों यदि अल्फा कणों की बात की जाए तो 2 इकाई इसमें आवेश होगा, द्रव्यमान 4 इकाई होगा। इसमें जो 1 इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, द्रव्यमान बिल्कुल 0 के बराबर है। और इसमें बच्चों ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। इनका ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना तो इसमें कोई आवेश होता है। संकेत के रूप में मैंने पहले बता दिया कि हीलियम का एक परमाणु आपका अल्फा कण कहलाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आपका बीटा किरण कहलाएगा। और गामा में कोई ना तो आवेश और ना ही आपका कोई द्रव्यमान होता है। इसकी पहचान कैसे होती है? हीलियम के कण से। इसकी पहचान आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन से और इसका विद्युत चुंबकीय विकिरण से। तो पहचान की बात की जाए तो हीलियम नाभिक से पहचान होता है कि अल्फा आपका किरण है। इलेक्ट्रॉन से पहचान होता है बीटा के बारे में और उच्च ऊर्जा की विकिरण है वो गामा किरण का पहचान देता है। यदि वेग की बात की जाए तो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना, और यदि बीटा किरण प्रकाश के वेग के लगभग समान और ये भी प्रकाश के वेग के लगभग समान, मतलब इन दोनों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, बीटा किरण और गामा किरण की। वहीं पे जब अल्फा किरण की बात करते हैं तो इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 मतलब थोड़ा सा कम होता है बच्चों। इसी प्रकार से आयनीकरण की क्षमता की बात की जाए, मतलब ये गैसों को आयनित करते हैं, तो ये जो अल्फा किरण है वो गामा से ज़्यादा 100 गुना, जो अल्फा किरण होते हैं गामा से 100 गुना होते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट में जब बीटा किरण की बात करेंगे, उल्टा हो गया है ना, ये ऐसा होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बता दूं, जो अल्फा होता है अल्फा किरण बीटा, तो अल्फा जो है बीटा से 100 गुना, बीटा से 100 गुना, कुछ ऐसे याद मैंने किया था, बीटा से 100 गुना। और ये बीटा से 100 1/100 गुना, मतलब 100 भाग जाएगा भाई, इससे ज़्यादा है। और लगभग इसका बहुत कम होता है, मतलब इससे लगभग 1000 गुना होता है। ठीक है, मतलब अल्फा किरण की आयनीकरण क्षमता बीटा से 100 गुना और गामा से 1000 गुना। वहीं पे बीटा का बच्चों इससे 1/100 भाग
और इसका बहुत ही कम होता है, ऐसे। ठीक है, तो एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होता है और बीटा किरणों की आयनन क्षमता गामा से अधिक और अल्फा से कम होता है, लेकिन गामा किरणों की आयनन क्षमता बहुत ही कम होता है। भेदन क्षमता बच्चों, बड़े आकार के कारण भेदन क्षमता कम होगी। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी? जिसके कारण बहुत छोटा हो। तो आपका जो गामा किरण होता है इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, ये भी प्रभावित करेंगी, है ना, सर्वाधिक प्रभावित और बहुत कम प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है भाई, 5 आप तैयार कर लो। यहां तक यदि आप तैयार कर लेंगे, 5 पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। भेदन क्षमता आप ऐसा लिख लेना कि अल्फा कणों का भेदन क्षमता थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, कम होता है, लेकिन जो बीटा किरण होती हैं इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है और जो गामा किरण होती है इसकी बहुत ही अधिक होती है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाया करता हूँ बच्चों वैसे से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसका यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।